लॉन्ग पीरियड में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि प्राइस इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग पीरियड में कैसा होता है, तो ये हमारा रह गया था। तो ये हम कर रहे हैं, प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन तो हमने पढ़ लिया था, इन लॉन्ग रन हमने पढ़ना है। ठीक है, लॉन्ग रन आपको पता है पीरियड 1 साल से भी ज्यादा का समय होता है, और लॉन्ग रन में आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी फर्में मार्केट में आ जाती हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ जाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट में प्रोडक्शन करके बेचने में फायदा है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर मार्केट में आ जाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं। तो लॉन्ग रन में कभी भी कोई भी मोनोपोलिस्ट, लॉन्ग रन में कोई भी मोनोपोलिस्ट जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात याद रखनी है। लॉन्ग पीरियड में कोई भी मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर लॉन्ग पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं यानी कि असामान्य लाभ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में और फर्में मार्केट में आएंगी, वो भी प्रोडक्शन करेंगी, वो भी चाहेंगे कि उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, प्रोडक्शन करेंगी, बेचेंगी। ठीक है, तो मार्केट में कंपटीशन और बढ़ जाएगा, हर विक्रेता का माल पहले से कम बिकेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर हो गए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंपटीशन भी हो गया। तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर पहले हो रहे थे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे। लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब आप अगर अपनी किताब में देखें ना, एक कम से कम 1-1.5 पेज की आपको एक्सप्लेनेशन, इतनी सारी बातें दी हुई है। मैं उसी सारी बात को एक ब्रीफ में बता रही हूँ। ब्रीफ में कंक्लूजन इसका यही है कि लॉन्ग पीरियड में कोई भी मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जो 1.5 पेज की बात है ना, वो मैं आपको 4-5 लाइनों में बता रही हूँ। लॉन्ग पीरियड में कोई भी मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहे होंगे तो और फर्में मार्केट में आएंगी, वो भी प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन मार्केट में बेचेंगी। ठीक है, तो अब कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर फर्में पहले प्राप्त कर रही थी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे, फर्मों को केवल या मोनोपोलिस्ट को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा। तो हमने क्या करना है, लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट का आपने डायग्राम बना देना है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम आपने पहले भी बनाया होगा। जब शॉर्ट रन में आपने डायग्राम शॉर्ट रन में आपने किया था तो ये एक्स एक्सिस पर आउटपुट हो गया, ये वाई एक्सिस पर हो गया रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट हो गया। आपने शॉर्ट रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाया था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा उठा हुआ बनाना है, ये बात भूलोगे नहीं। हाँ जी, याद रखोगे कि नहीं? मोनोपोली में थोड़ा झुका होता है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली की सिचुएशन में लेस इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की मोनोपोली है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक डिमांड होती है, व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होती। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो कि सेम प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो कि सेम प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट मार्केट में बेच रहे हैं। तो मोर इलास्टिक डिमांड होने की वजह से ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा उठा हुआ होता है। मोनोपोली में थोड़ा झुका हुआ होता है, ये इसमें उठा हुआ होता है। ठीक है, डायग्राम तो बाकी बनाने का तरीका तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेम है और उसमें अंतर नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को डालने का है। ठीक है, अब ये हमने कब डाल दिया, मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग पीरियड है तो एल साथ में लिख दिया, ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ ले गए, ओ क्यू प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये ओ क्यू प्रोडक्शन मार्केट में किस रेट पर बिक रहा है, ये लाइन ऊपर यहाँ कट कर रही है, एवरेज रेवेन्यू को यहाँ काट रहा है, यानी कि ओ क्यू प्रोडक्शन मार्केट में एम क्यू कीमत के ऊपर बिक रहा है या एम क्यू रेवेन्यू मिल रही है। एम क्यू कह दो या इसको प्राइस की तरफ ले जाओ तो ओपी कीमत कह दो, ओ क्यू प्रोडक्शन ओपी कीमत पे बिक रहा है या एम क्यू कह दो, एक ही बात है। ठीक है,
अब हमने करना क्या है, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। हाँ जी, ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना है? ये लाइन देखो ऊपर, एवरेज रेवेन्यू को कहां कट कर रही है? M पे कट कर रही है। एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना है? एवरेज रेवेन्यू है MQ, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू MQ, ठीक है। ये आपका है एट OQ प्रोडक्शन। जब हम OQ प्रोडक्शन करते हैं, OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू हमारा MQ हो गया। अब हमने डालना है एवरेज कॉस्ट। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जितनी एवरेज रेवेन्यू उतनी एवरेज कॉस्ट डालनी है। तो इसका मतलब इसी M पॉइंट के ऊपर हमें एवरेज कॉस्ट कब डालना, M पॉइंट को टच करता हुआ हमें एवरेज कॉस्ट डालना है। हमने M पॉइंट को टच करता हुआ एवरेज कॉस्ट कब डाल दिया। अब देखो OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, ये लाइन एवरेज कॉस्ट को यहीं कट कर रही है, तो एवरेज कॉस्ट भी MQ है, एवरेज रेवेन्यू भी MQ है, दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई है आपको? यस मैम। अब आपको यही बात पूरे पेज में एक्सप्लेन कर रखी है, कितनी बातें। आप इतनी भी बात लिखाओगे ना पूरे नंबर मिलेंगे। हमने डायग्राम बना दिया, उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम में क्या बात बताई गई। हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, हमें पता होना चाहिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, ये पता होना चाहिए नॉर्मल तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। हमें ये पता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। हमें पता है कि लॉस कब होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये लॉजिक आपको याद होना चाहिए और उसी हिसाब से डायग्राम बनाते जाओ ना, कि एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट के बराबर करना है, या एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट से ज्यादा दिखाना है, या एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट से कम दिखाना है, ठीक है। उस हिसाब से आपने एवरेज कॉस्ट लाइन डालनी है। बाकी तो लाइनें, ये बाकी डायग्राम तो सेम है। एवरेज रेवेन्यू लाइन डाली, मार्जिनल रेवेन्यू लाइन डाली, ये मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, नीचे आउटपुट हो गया, ये ऊपर तक लाइन, ये तो कॉमन है। मेन आगे बात है कि आपने एवरेज कॉस्ट लाइन कहां डालनी है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना रहे हो, सुपर नॉर्मल का बना रहे हो, लॉस का बना रहे हो। एवरेज कॉस्ट कहां डलेगी? नॉर्मल है तो एवरेज कॉस्ट इसी एवरेज रेवेन्यू M पॉइंट पे डलेगी। अगर हम लॉस शो कर रहे हैं तो एवरेज रेवेन्यू कम होगी, एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर डलेगी। अगर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो हमारी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगी और एवरेज कॉस्ट कम होगी, तो एवरेज कॉस्ट लाइन नीचे डलेगी। ये लॉजिक याद रखना है, ठीक है। कोई डायग्राम में रट्टाफिकेशन नहीं होती। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक हमें पता है, डायग्राम अपने आप बनता जाएगा। हमें पता है कि हमने ये लाइन डालनी है, ये लाइन कहां डालनी है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक हमारा हमें समझ में आ गया है, तो हमें अपने आप ही पता है कि हमें एवरेज कॉस्ट लाइन कहां डालनी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, जवाब नहीं दे रहे, हेलो, ठीक है। तो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सप्लेन हाउ प्राइस एंड आउटपुट या प्राइस एंड इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये आ जाए तो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कैसे डिटर्मिनेशन होता है, आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के डायग्राम बना देने। शॉर्ट रन के 3 डायग्राम है, लॉन्ग रन का 1 डायग्राम है, ये 4 डायग्राम बनेंगे, उनको एक्सप्लेन कर देना है। और शुरू में आपने बताना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या सिचुएशन होती है, होता क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शॉर्ट में उसके थोड़ा बहुत फीचर बताना चाहो तो बता दो, नहीं टाइम आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन, सॉरी, अब आपका 2 घंटे का पेपर है, तो पता नहीं ये आपके 4 क्वेश्चन आएंगे करने के लिए क्या आएंगे। लेकिन अगर आपके 2 घंटे में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आधा घंटा मिला है। आधे घंटे में क्वेश्चन पूरा करना है और घड़ी सामने रख के क्वेश्चन करना है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, भाई देखते ही नहीं, घड़ी तो ध्यान ही नहीं देते टाइम क्या हो रहा है, फिर बाद में कहते जी हमारा तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ। हमेशा घड़ी सामने रख के पेपर करो। 2 घंटे का पेपर है, 4 क्वेश्चन आए हैं, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा मिला।
आधे घंटे में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और यही क्वेश्चन मान लो आ गया तो लिख दो ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, उसके बाद सीधा उस बताओ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे होता है। शॉर्ट रन के 3 डायग्राम है, लॉन्ग रन का 1 डायग्राम एक्सप्लेन कर। ठीक है, हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम ध्यान रख के पेपर करना है, ठीक है, इसलिए घड़ी सामने होनी चाहिए, क्योंकि टाइम ध्यान नहीं रखोगे तो फिर पेपर पूरा नहीं होगा। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें जो हेडिंग दिया हुआ है, ग्रुप इक्विलिब्रियम का हेडिंग दिया हुआ है। ग्रुप इक्विलिब्रियम समूह संतुलन होता क्या है, ये जो ग्रुप इक्विलिब्रियम है इसके ऊपर हम 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, या ग्रुप इक्विलिब्रियम जिसको हम समूह संतुलन कहते हैं, समूह संतुलन का क्या मतलब है। समूह संतुलन का मतलब ये है कि जैसे देखो आप परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में बहुत सारी फर्में होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में बहुत सारी फर्में होती हैं, और उन सभी फर्मों को हम कलेक्टिवली इकट्ठा मिलाकर हम उसको इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितनी भी फर्में हैं उनको हम कलेक्टिवली इंडस्ट्री के नाम से नहीं जानते हैं, उनको हम कलेक्टिवली ग्रुप के नाम से जानते हैं। उनको हम कलेक्टिवली कैसे जानते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब इसमें हमने ग्रुप इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ना है कि जो जितनी भी फर्में हैं जिनको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं उन फर्मों का इक्विलिब्रियम कैसे डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो इनका इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो आप बता दोगे कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ग्रुप का मतलब क्या होता है, और उसका इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है। इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है, डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो। बस पहले बता दो ग्रुप का मीनिंग बताओ क्या होता है, और ग्रुप इक्विलिब्रियम के लिए आप डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो हेडिंग हम कर रहे हैं ग्रुप इक्विलिब्रियम। ठीक है, समूह संतुलन हिंदी में बोलते हैं इसको समूह संतुलन। ठीक है, ग्रुप इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन करते हैं ये मैं डायग्राम से आपको समझा रही हूँ। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर हमने लेना है आउटपुट, एक्स एक्सिस पर हमने लेना है आउटपुट, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लेना है, वाई एक्सिस पर हमने लेना है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व डालेंगे, ये हमारा कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट नहीं ये कॉस्ट कर्व डालेंगे, ये हमने कॉस्ट कर्व डाला। ठीक है, हो सकता है मेरा कर्व इतना अच्छा नहीं क्योंकि पेन जब मैं ये जूम का व्हाइट बोर्ड में यूज कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं यूज करती हूँ तो थोड़ा पेन स्लिप कर जाता है, तो हो सकता है इतनी अच्छी शेप ना आए, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ। ये हमारी कॉस्ट कर्व हो गया। ठीक है, अब ये हम मान लेते हैं ये हमारा है ये हमारी है डिमांड लाइन, ये हमारी है डिमांड लाइन। ठीक है, अब आप ये कॉस्ट कर्व है, ये हमारी डिमांड लाइन है। अब आप देखिए कि डिमांड और कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस कहां पर है, ये देखो सेंटर में मैक्सिमम डिफरेंस है, सेंटर ले रही हूं इसका, ये जो कॉस्ट कर्व बनाया ना इसका सेंटर, ये मैक्सिमम डिफरेंस है। उसके बाद ये डिफरेंस ऊपर देखो कम होता जा रहा है, नीचे डिफरेंस देखो कम होता जा रहा है, ये सेंटर में मैक्सिमम डिफरेंस है। ठीक है, जहां ये मैक्सिमम डिफरेंस है ना, यहां से लाइन आपने यहां डाल दी, मान लो ओपी प्राइस है, ओपी प्राइस के ऊपर फर्म में कितना आउटपुट बेचेंगे, यहां से लाइन नीचे डाल दी। इससे हमें ये पता चल रहा है ओपी प्राइस के ऊपर फर्म में ओक्यू प्रोडक्शन मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि ओक्यू प्रोडक्शन बेचने पर और ओपी कीमत जब मिलेगी प्रॉफिट मैक्सिमम है, क्योंकि कॉस्ट और डिमांड का डिफरेंस इसमें मैक्सिमम है, डिमांड का और कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है, इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम है। ठीक है, ये डिमांड है, डिमांड को ही तो एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, आपको पता है ना, डिमांड को ही तो एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। हेलो हेलो, पता है ना, डिमांड को ही एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं। तो ये देखो ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है ना, इसका नाम मान लो मैं एम दे देती हूँ, एम क्यू हमारी एवरेज रेवेन्यू है, या ओपी हमारी एवरेज रेवेन्यू है। कॉस्ट कितनी है, अगर हम ओक्यू प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट हमारी ये लाइन कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, एन क्यू कॉस्ट है, रेवेन्यू ऊपर है कॉस्ट नीचे, तो कहने का मतलब है कि इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट है एन क्यू या आप OP1 कह सकते हो, और रेवेन्यू कितना मिल रहा है एम क्यू या OP1।
यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट में अंतर कितना है, एम, या टोटल कहो तो P1NMP, ये डिफरेंस है। ठीक है, टोटल करो तो ये टोटल, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं फर्म को। ठीक है, अब क्या होगा, इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर क्या होगा, बहुत सारी फर्में मार्केट में आ जाएंगी। लॉन्ग पीरियड में कोई भी मोनोपोलिस्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है तो और फर्में भी अट्रैक्ट होंगी, वो भी प्रोडक्शन करेंगी, मार्केट में आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी, मार्केट में प्रोडक्ट को बेचेंगी। तो इससे क्या होगा कि जितने भी सेलर्स हैं उनका अब प्रोडक्ट पहले से कम बिकेगा, क्योंकि कस्टमर कई सेलर्स के बीच में डिवाइड हो जाएंगे, मार्केट में सेलर बढ़ जाएंगे। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर बहुत सारी फर्में जब मार्केट में आएंगी तो सेलर बहुत सारे हो गए, तो जितना प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो कई सेलर्स में अब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हर सेलर का प्रोडक्ट पहले से कम मात्रा में बिकेगा। ठीक है, जब हर सेलर का प्रोडक्ट पहले से कम मात्रा में बिकेगा तो ये जो डिमांड लाइन है ना, डी, ये शिफ्ट हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। नीचे क्यों आ जाएगी, क्योंकि हर सेलर का प्रोडक्ट पहले से कम मात्रा में बिकेगा। ठीक है, तो इस कॉस्ट कर्व को टच करता हुआ, ये देखो मैं सेंटर से ले रही हूँ, कॉस्ट कर्व को टच करता हुआ आपने क्या करनी है, एक डिमांड लाइन निकाल देनी है। ठीक है, ये D1 डिमांड लाइन होगी। मैंने क्या बताया, इस सेंटर में जो कॉस्ट कर्व है ना, इस कॉस्ट कर्व का सेंटर का पॉइंट ले लो, इसको टच, इसके सेंटर के पॉइंट को टच करता हुआ एक डिमांड लाइन निकाल दो। ये डिमांड लाइन हमें क्या